जिस व्यक्ति के विचारों ने सामाजिक रूढ़ियों, प्रथाओं, पाखंडों को तार तार करके दुनिया की चेतना को झकझोर दिया, आखिरकार उसके विचारों को किसने गढ़ा? रजनीश ने ये शब्द किसके लिए कहे कि मैं जहाँ हूँ वहाँ होने में उन्होंने सब तरह से मेरी मदद की है। उनके बिना मैं शायद या तो कंगाल होता अथवा डॉक्टर या इंजीनियर होता। मैं विकास मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे ओशो के विचारों को गढ़ने वाली उनकी नानी के बारे में। रजनीश की नानी यानी कि एक शक्तिशाली लेकिन शालीन एवं एक दबंग महिला। शारीरिक रूप से वे बिल्कुल भरी पूरी और मजबूत थीं। देखने में वह भारतीय कम यूनानी ज़्यादा दिखती थीं। रजनीश तो यहाँ तक कहने में नहीं हिचकते कि शायद उनके खून में यूनानी खून रहा होगा। रजनीश की नानी यानी कि बाह्य और आंतरिक सौंदर्य के संगम की अद्भुत प्रतिकृति। वह देखने में जितनी सुंदर थीं, अंदर से उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर थीं। और उनकी यह आंतरिक सुंदरता बनी थी उनके साहस से, उनकी स्वच्छंदता और उनके सौंदर्य बोध से। और शायद उनके अंदर की ये सारी बातें इस बात से आई थीं कि उनका जन्म खजुराहो में हुआ था और एक ऐसे पिता के घर हुआ था जो एक कवि थे और जिनके लिखे गीत आज तक खजुराहो तथा आसपास के गांव में गाए जाते हैं। यहाँ यह बताना जरूरी नहीं है कि खजुराहो में गाए जाने वाले गीत प्रेम के ही गीत हैं। निश्चित रूप से नानी का व्यक्तित्व भी एक प्रेममय व्यक्तित्व था, लेकिन दबंगी से भरा हुआ। सोचकर देखिए कि उस समय जबकि अधिकतम 15-16 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते लड़कियों को विदा कर दिया जाता था, नानी 24 साल की उम्र यानी कि अधिकतम उम्र की 1.5 गुना उम्र तक अविवाहित ही रहीं। वह भी तब जबकि खजुराहो का राजा तक उनका दीवाना था। लेकिन नानी तो नानी ही थी। एक बार रजनीश ने उनसे पूछ ही लिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि आपने छतरपुर के राजा को मना कर दिया और इस गरीब आदमी के प्रेम में पड़ गईं, किस लिए? निश्चित ही वे बहुत सुंदर नहीं थे और ना ही किसी प्रकार से असाधारण थे। तुम उनके प्रेम में क्यों पड़ गई? नानी ने रजनीश के इस भोले भाले बाल मन से निकले हुए इतने महत्वपूर्ण किंतु स्वाभाविक प्रश्न का जो उत्तर दिया था, वह उत्तर ही अपने आप में इस क्षेत्र की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। नानी ने कहा था, तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो। प्रेम में पड़ने में क्यों नहीं होता? मैंने उन्हें देखा और प्रेम हो गया। मैंने उनकी आंखें देखीं और एक विश्वास पैदा हुआ जो आज तक डामाडोल नहीं हुआ। एक अन्य घटना, यह उस समय की बात है जब देश में जनगणना हो रही थी। जनगणना अधिकारी ने जब उनके नाना के धर्म के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया था जैन धर्म। और जब उनसे उनकी पत्नी के धर्म के बारे में पूछा गया तब उनका उत्तर था, यह आप उससे ही पूछ लें। धर्म एक निजी बात है, मैंने स्वयं उससे कभी नहीं पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बड़ी अनोखी बात है? अब धर्म के बारे में पत्नी के विचार पढ़िए, यानी ओशो की नानी के। मैंने कभी किसी धर्म को नहीं माना, सभी धर्म मुझे बचकाने लगते हैं। इस संदर्भ में रजनीश के इस निष्कर्ष को जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्यों ध्यान रजनीश का धर्म बन गया। उनका जन्म खजुराहो में हुआ था, शायद तांत्रिक परिवार में, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। ध्यान करते थे लेकिन किसी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। ऐसी थी रजनीश की नानी। ओशो की नानी यानी कि ओशो की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला अलादीन का चिराग। ओशो ने अपनी नानी का जिक्र अपनी पुस्तक स्वर्णिम बचपन में किया है और बहुत विस्तार के साथ मज़े ले लेकर किया है। रजनीश के ऐसे प्रसंगों को पढ़ने पर कहीं न कहीं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग की याद आ जाती है। वैसे भी यह कहना गलत नहीं होगा कि रजनीश का स्वर्णिम बचपन सत्य के प्रयोग की तरह का ही है, जिसे जीवन के प्रयोग कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो आइए अब जानते हैं नानी के बारे में ओशो के कुछ वक्तव्य, जो ओशो की निर्भीकता से भी कहीं अधिक उनकी नानी के अद्भुत साहस का प्रमाण पेश करते हैं। यदि मैं पीना चाहता तो वे शराब ला कर देती। वे कहती, जब तक तुम पूरी तरह नहीं पियोगे तब तक तुम इससे मुक्त नहीं हो सकोगे।
और मैं जानती हूँ कि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका है। मैंने अपनी नानी से कहा, मैं जुआ खेलना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? फिर उन्होंने मुझे 100 रुपए का नोट दिया और मुझसे कहा, जाओ और जहाँ खेलना है खेलो, क्योंकि अनुभव से ही कोई सीखता है। एक बार मैं वैश्या के पास जाना चाहता था। मैं उस समय 15 वर्ष का रहा हूँगा। मेरी नानी ने कहा, तुम वैश्या का मतलब समझते हो? मैंने कहा, मैं एकदम ठीक ठीक तो नहीं समझता। तो उन्होंने कहा, तुम्हें जाकर देखना चाहिए, लेकिन पहले सिर्फ उसको नाचते और गाते देखने के लिए जाओ। ओशो गए और उस वैश्या की कुरूपता ने वैश्या के प्रति उनके आकर्षण को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आप सच बताइए कि क्या आप किसी भी अन्य ऐसी नानी का नाम बता सकते हैं जो मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार से हो और अपने नाती को बिगाड़ने के लिए इस सीमा तक चली गई हो? लेकिन लगता यही है कि शायद उन्होंने रजनीश के अंदर के उस बीज को देख लिया था जिसे आगे चलकर एक विद्रोही वटवृक्ष बनना था। उन्होंने तो अपने यहाँ आए जैन गुरु तक के विरुद्ध रजनीश के द्वारा किए जाने वाले विद्रोह, जिसे आप बदतमीजी भी कह सकते हैं, कि मामले में भी रजनीश का ही साथ दिया। इसका उल्लेख रजनीश ने किया है और यहाँ उसकी चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है ताकि यह समझा जा सके कि उस बालक के मन में कैसे शुरू से ही एक ऐसी तर्क शक्ति पैदा हो चुकी थी जो किसी भी बात को ज्यों का त्यों स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। मज़ेदार बात यह है कि रजनीश ने अपने यहाँ आए एक दिगंबर जैन मुनि से जब प्रश्न पूछे थे, उस समय वे केवल 4 या 5 साल के ही रहे होंगे। मुश्किल बात यह थी कि ये जैन मुनि भी कोई अन्य नहीं, उनके नाना और नानी के गुरु थे। 5 साल के इस अबोध बच्चे के दिमाग ने जिन 5 प्रश्नों को जैन मुनि की तरफ उछाला था, जिन्हें रजनीश साधारण प्रश्न का नाम देते हैं, वे प्रश्न कुछ इस तरह के थे। आप दोबारा जन्म क्यों नहीं लेना चाहते? आप आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? यदि आप दोबारा पैदा नहीं होना चाहते तो आप जीवित क्यों हैं? क्या केवल मर जाने के लिए? आपने 7 साल नरक की बात बताई है, 7 नरकों की जो बात बताई है, अतः प्रश्न पैदा होता है कि क्या आपने 7वें नरक की यात्रा की है? यदि आपने यात्रा की होती तो आप यहाँ नहीं हो सकते थे। यदि आप वहाँ नहीं गए हैं तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि 7वां नरक है? ये दिगंबर जैन मुनि, जिनका नाम शांति सागर था, उस बालक के प्रश्नों से लगातार क्रोधित होते जा रहे थे और उनके पास रजनीश के इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। इस बालक ने तत्काल फैसला किया कि उस दिन से मैंने एक विद्रोही का जीवन जीना शुरू किया और मैं अपनी अंतिम श्वास तक विद्रोही ही बना रहूँगा, बल्कि किसे पता है कि उसके बाद भी विद्रोही बना रहूँ। जाहिर है कि रजनीश की इस बदतमीजी से उनके नाना नाराज हुए, लेकिन नानी नहीं। नानी तो ढाल के समान रजनीश के सामने खड़ी हो गई और उसका बचाव करते हुए अपने पति से बोली, और तुम सोचते हो कि यह जन्मजात मुसीबत खड़ी करने वाला है? वह तो अभी बच्चा है, कोई नहीं जानता आगे चलकर वह क्या बनेगा। रजनीश की नानी रजनीश की केवल संरक्षक, समर्थक और उनको गढ़ने वाली हथौड़ी छैनी ही नहीं थी, बल्कि उनका बैंक अकाउंट भी थी। रजनीश ने जब यूनिवर्सिटी में फ़िलॉसफ़ी पढ़ने जाने की बात कही थी, तब उनके पिता ने तो इस बात से इनकार ही कर दिया था कि वे इस खर्चे के लिए कर्ज लें। उस समय उनकी नानी ने ही सामने आकर इस दायित्व को संभाला और एक आयरन लेडी की तरह खुलेआम घोषणा की थी कि बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ और जो करना चाहते हो करो, मैं जिंदा हूँ। मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी कि तुम कहाँ जाना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो। नानी ने अपना यह वचन अपने जीवन की अंतिम सांस तक निभाया। वे रजनीश के प्रोफेसर बन जाने के बाद भी उन्हें पैसा भेजती रहीं, जबकि वे खुद कमाने लगे थे। इससे पहले भी जब वे हाई स्कूल में पढ़ते थे तो रजनीश का घर पुस्तकों से भरा रहता था और किसी की यह समझ में नहीं आता था कि आखिर उसे पुस्तक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रजनीश के पास वह कौन सा अलादीन का चिराग था जो ज़रूरत पड़ने पर उनके हाथ में
रुपयों की थैली थमा देता था, जाहिर है उनकी नानी। अपनी नानी के साथ इस संबंध की एक अत्यंत संवेदनशील घटना के बारे में ओशो के ही शब्दों में जानना अधिक रुचिकर होगा। ओशो ने बताया था कि वे नानी मुझे बराबर पैसे देती रहीं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जिस महीने उनकी मृत्यु हुई उस महीने भी उन्होंने हमेशा की तरह मुझे पैसे भेजे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस सुबह उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर किए थे, और तुम्हें यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि वही अंतिम रकम थी उनके बैंक में। शायद किसी तरह उन्हें मालूम था कि अब कोई कल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें इस तरह के अद्भुत नाना नानी मिले हों और उनके साथ इस तरह की दिव्य संयोग वाली घटनाएं घटी हों। नाना जहां उन्होंने जीवन चक्र का रहस्य समझा गए थे, वहीं नानी ने प्रेम, सौंदर्य और साहस के रहस्य का पाठ पढ़ाया। इसलिए यदि रजनीश यह कहते हैं कि मैं कई प्रकार से भाग्यवान हूँ, लेकिन ऐसे नाना नानी पाने के लिए विशेष भाग्यवान हूँ, तो बिल्कुल गलत नहीं कहते। ओशो की नानी को 80 वर्ष की उम्र मिली। 30 वर्ष तक उन्होंने वैधव्य का जीवन जिया। शुरू के 50 वर्ष वे कुचवाड़ा में ही रहीं और बाद के 30 वर्ष गाडरवाड़ा में। ओशो ने घर छोड़ने के बाद अपनी नानी को वचन दिया था कि मैं आपके अंतिम संस्कार में आऊँगा, जिसे उन्होंने पूरा किया। ओशो आए और अपनी नानी की चिता को अग्नि दी। अपने इस समय की अनुभूति को ओशो ने इस शब्दों में व्यक्त किया है: उनकी चिता को आग देना मेरे जीवन का सबसे कठिन कार्य था। वह वैसा ही था जैसे कि कोई लियोनार्डो या विंसेंट वैन गॉग अपने सबसे सुंदर चित्र को आग लगा रहा हो। अंत में हम ओशो की नानी के प्रसंग को ओशो के कृतज्ञतापूर्ण इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहाँ होने में उन्होंने सब तरह से मेरी मदद की है। उनके बिना मैं शायद या तो कंगाल होता अथवा डॉक्टर या इंजीनियर होता। इसी तरह के अनसुने व जीवन को सार्थक कर देने वाले किस्सों को सुनने के लिए जुड़े रहिए योग्य भारत प्लेटफॉर्म के साथ। यदि वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं व नए वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सकें, इसके लिए योग्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं विकास मिश्रा इतने ध्यान व शालीनता से वीडियोज़ को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।